अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अंसारी। आप देख रहे हैं एफएस इंटरव्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अज़ीमुल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमात के साथ क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या गेम है, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर भी हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। सरदार जी, सबसे पहला हमारा ये सवाल है कि आपने एज आ वकील और वकालत कब ज्वाइन की? मुझे 22-23 साल हो गए वकालत में। 22-23 अरसा हो चुका है। हाँ जी। सबसे और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाल ही में कैसा उनके साथ रिएक्ट चल रहा है, हो रहा है, इसके पीछे गेम क्या है? नहीं, जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो सारी दुनिया देख रही है। जुल्म हो रहा है, कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ को क्रश करने की। और पीछे बैक एंड पे ज़ाहिर है कुछ ख़ास लोगों को फेवर देना इसका मकसद है। ऐसी जमातों को जिनका आवाम में वोट बैंक नहीं है, जिनके पैगाम की आवाम में पजीराई नहीं है, जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते, उन लोगों को एक ऐसी साजिश के ज़रिए पावर में लाने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है कि ऐसा इसका कोई करने की जवाब नहीं। नौबत क्यों आई है? ऐसा करने की नौबत आखिर क्यों आई है? ये तो जो लोग कर रहे हैं वो बताएंगे, हम क्या कह सकते हैं। हाल आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, और जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं वो आप देख लें, जितने सर्वे आ रहे हैं वो आप देख लें। इंशाल्लाह ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं क्लीन स्वीप करेगी। 9 मई, 9 मई, 9 मई, आखिर 9 मई है क्या? देखिए, एक इंसिडेंट हुआ, उसके हवाले से खान साहब ने बहुत क्लियर एक अपना मौक़िफ़ दिया था। उन्होंने कहा था कि इस सारे वाक़े की इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है, और इससे जुड़े जो किरदार हैं उनके बारे में चीज़ें वाज़े तौर पे सामने आनी चाहिए। पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि वो लोग जो जिनके चेहरे नज़र आ रहे हैं, जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं, ज़ाहिर है कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ फोड़ को या आतिशज़दगी को बैक नहीं करती या उसकी हिमायत नहीं करती। हमने ये मौक़िफ़ अपनाया था, जो ज़ाहिर पीटीआई के चेयरमैन ने जनाब इमरान खान ने ये दिया था कि इन लोगों का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं, इनके हवाले से कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, पता चले ये लोग कहाँ से आए हैं और इस सारे इंसिडेंट को क्यों, किन की इमा पे और किन के कहने पे किया गया है। तो उसका अभी तक अभी कोई रिस्पांस कोई नहीं है, और उस हवाले से अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। मौजूदा सूरत हाल में खान साहब के ऊपर कितने केसेस हो चुके हैं? वो तो सैकड़ों में हैं, आप सबको पता है, बेशुमार कोई एक केसेस फिगर हैं। को बता दें। 200 प्लस है? नहीं नहीं, 200 प्लस नहीं है, और उनमें फ़ौजदारी जो केसेस हैं जिनमें अभी उन्होंने ज़मानत लेनी है, कुछ तो ऐसे थे जिनमें वो जब बाहर थे उनकी ज़मानत कंफर्म हो गई थी। और ये कुछ 22-23 केसेस हैं, उनमें से भी कुछ केस ऐसे हैं जिनके हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने कहा है कि ये जो नॉन प्रोसिक्यूशन पे इंटरम बेल खारिज हुई है उसको खारिज नहीं तस्वुर किया जाएगा, और खान साहब जब पेश होंगे तो वो तस्वुर ये होगा कि वो बेल इंटैक्ट है। तो अभी कोई 6-7 केसेस शायद ऐसे हैं जिनमें अभी सर दस्त उन्हें बेल करवानी। पाकिस्तानी लोग ओवर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनको बताया जाए कौन से ऐसे मुश्किल जो केस हैं जिनके ऊपर आप समझते हैं कि अदालत से हमें तवक्का नहीं है कि वो हमें ज़मानत दे। एक भी ऐसा केस नहीं है, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। जैसे वो तोशा खाना केस था तो उसमें अपील को लंबा किया गया, अल्टीमेटली सज़ा सस्पेंड हो गई। अभी ये जो साइफ़र वाला केस है, इसमें इसकी कोई बेस ही नहीं है। एक ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ ये केस बनाया गया जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के किसी भी डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने का इख्तियार रखता है। अदालत आपके पास है, बज़ात ख़ुद आप एक माहिर कानून है, तो ये हैंडल क्यों नहीं हो रहा? ये देखें, आपको पता है पाकिस्तान में जैसे मामलात हैंडल होते हैं, और मैं इनके बारे में चूँकि केसेस कोर्ट्स में सब जुडिस हैं तो ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं करना चाहता। लेकिन आप सब जानते हैं कि अदालतों में केसेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, प्रोसिक्यूशन क्या हरबे इख्तियार करती है, किस तरह से हमारी जो पुलिस और दूसरे जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं वो लोगों को विक्टिमाइज़ करने के लिए किस किस। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी
प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़ जाए? तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और राब्ता कीजिए। फ़ी ईमान अल्लाह। इस किस्म की प्लानिंग्स करते हैं। तो बुनियादी तौर पे तो एक भी केस ऐसा नहीं है जिसको आप केस कह सकें। अब देखें ना, केस क्या है कि जी आपने सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत साइफ़र, और भाई वो साइफ़र तो वो है जिसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उस पर डिस्कस कर चुकी है, उस पर अमेरिका के सफ़ीर को बुला चुकी है। उस हवाले से एक डिसीजन यूनानिमस आ गया था कि हमारे मुल्क के मामलात में मुदाखलत हुई है और ये एक साजिश थी। तोशाखाना केस वो आपके सामने, उसके बाद अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, जो आदमी इस मुल्क में पैसा लेके आ रहा है उसके ख़िलाफ़ केस बना दिया गया। जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए अरबों की जायदाद के बाहर मालिक बन गए हैं उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। फ़ाइज़ ईसा साहब भी अब आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई तवक्कात नहीं? देखें, मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं ये पर्सनैलिटीज़ से ये जुड़े हुए हैं। एक सिस्टम का फ़्लॉ है, और जब तक इस सिस्टम को प्रॉपर दुरुस्तगी की तरफ कदम नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। आम शहरी को तो पकड़ा जाता है, सियासतदानों को पकड़ा जाता है, वो समझ में आती हैं चीज़ें। फुकला को क्यों पकड़ा गया है? क्या इसके अंदर वजूहात है? कौन सी ऐसी गलती कर दी? नहीं, गलती कोई नहीं की। वकला हमेशा से ही पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जितनी भी तहरीकें चली हैं उनका हरावल दस्ता रहे हैं, और आज की तारीख़ में ख़ान साहब के पैगाम की वकला में एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल लीडर से और किसी भी दौर के लीडर से सबसे ज़्यादा है। तो इस हवाले से चूँकि लॉयर्स पीटीआई का एक हार्ड कोर हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने पीटीआई के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में किया है, खान साहब के केसेस को डिफेंड करने में किया है, हमारे जो पीटीआई के वर्कर्स अरेस्ट हुए थे उनकी ज़मानतें करवाने में किया है। तो इस हवाले से उन्हें टारगेट किया जा रहा है ताकि किसी न किसी तरह से पीटीआई का ये जो सेगमेंट है इसको पीछे हटाया जा सके, कमज़ोर किया जा सके। जनाब अली, घरों का मुहासरा बगैर किसी अथॉरिटी के अचानक किसी घर में शाम के अंधेरों में हमला कर देना, तोड़ फोड़, क्या समझते हैं? देखिए, इससे पहले डर था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स था, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। ये 9 मई के बाद जो कुछ हो रहा है इस पे अदालतों की खामोशी, अदालतों का सो मोटो ना लेना, जो केसेस फाइल हुए हैं उनमें प्रॉपर ऑर्डर्स का ना होना, जिन केसेस में ऑर्डर्स हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना होना, तौहीन अदालत की कार्रवाई का ना होना, ये सारी चीज़ें अवाम के ख़िलाफ़ गई हैं। अवाम को जिन लोगों ने इन हालात तक पहुंचाया है, जिन लोगों ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस हकीकत में पामाल किया है, जिन लोगों ने ख़वातीन की तज़लील की है, नाजायज़ लोगों को गिरफ़्तार किया है, उनका डर ख़त्म हो गया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहाँ से अभी उस तरह से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, और यही कमी है, और इस हवाले से पाकिस्तान के सारे अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं। इलेक्शन की डेट कहाँ से आएगी? आसमान से आएगी या ज़मीन के अंदर से आएगी? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि अगर असम्बली पहले डिज़ोल्व होगी मुद्दत से तो सदर पाकिस्तान देंगे, ठीक है, और बड़ा वाज़े है। लेकिन अब जिन लोगों के पास पावर है वो इस बात को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। वो बिल्कुल नहीं मान रहे, और इलेक्शन कमीशन एक डमी इदारे की हैसियत से काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में बिगाड़ का सबसे बड़ा एक मोहरा बन गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम तो ये था कि इम्पार्शल अपना बिहेवियर रखता, लोगों के व्यू के मुताबिक कोई भी जमात इलेक्ट होके आ जाती और इस पाकिस्तान के मामलात को टेकअप करती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक आप देख लें कि 2 असम्बलियाँ पहले डिज़ोल्व हुई, उस वक्त से अब तक उसका क्या रवैया है, ये जो अभी सूरत हाल जा रही है इसमें उसका क्या रवैया है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि एक असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले, या एक असम्बली ऐसी हो कि उसे वक्त से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डिज़ोल्व कर दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल परफॉर्म ही ना करे। ये कहना कि हम तैयार नहीं है इन इटसेल्फ इनके क्रेडिट को ख़त्म कर देता है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ये तवक्को करता है, जो इलेक्शन एक्ट है वो ये तवक्को करता है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त तैयार होगा जो ज़िम्मेदारी उसे सौंपी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में हैं, तो क्या फिर हदायत आ रही हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जब वो बाहर थे तो लोगों तक अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह अल्फाज में पहुंचा दिया था।
उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा, पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करेगा। हमें दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ तिजारत करने का, दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने का, दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक मामला तय करने का हक़ है। अब चूँकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट हम जैसे मुल्कों में जो मुआशी तौर पे कमज़ोर होते हैं मुदाखलत करती है, और फिर उन लोगों को जो सॉवरेनिटी की बात करें, जो ख़ुद मुख्तारी की बात करें, उन्हें निशाना बनाया जाता है। 75 ईयर पहले हो चुके हैं, अब कैसे खुद मुख्तार मुल्क बनेगा? देखिए 76 साल हो गए, कौमों की तारीख़ में 76 साल बहुत बड़ी, चाइना भी है। ठीक है ना, सैकड़ों साल लग जाते हैं कौमों को अपनी सिमत का तयन करने में। मैं समझता हूँ हम तो बड़े लकी हैं कि ये जो 27 साल की खान की स्ट्रगल थी, उसमें लोगों को एक चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि उनके मामलात, उनके जो मसाइल हैं, उनकी बुनियाद क्या है। लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान में जो हमारे मसले हैं उनकी बुनियाद करप्शन है। पाकिस्तान में जो हमारे मसले हैं उनकी बुनियाद ये है कि जो लोग हमारे मसीहा बन के आते हैं उनका पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो हुकूमत करने आते हैं, लूट का माल बाहर स्टोर किया हुआ है, हुकूमत से जैसे ही जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, बहानों से, ड्रामों से, केसेस से अवॉइड करते हैं, और उसके बाद कुछ ख़ास तरीक़ों से डील करके फिर आते हैं, फिर इस मुल्क को लूटते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसीलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, इसीलिए तो हर सर्वे ये कह रहा है, हर इलेक्शन ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री की मकबूल तरीन जमात है। वकला महफूज नहीं है, इज़्ज़त महफूज नहीं है, शोहरत महफूज नहीं है, इंसाफ महफूज नहीं है, फिर पाकिस्तान में चीज़ महफूज है क्या? देखें, एक जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ना ब्रेन ड्रेन की, वो इसीलिए इस्तेमाल होती है कि जब ऐसा मुआशरा हो जाए, मुआशरे में ऐसी अनारकी की फ़िज़ा पैदा हो जाए, तो फिर जो अच्छे जहन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को छोड़ जाएं। खान साहब ने ख़ुद बारहा ये बात की। आप स्टैटिस्टिक्स देखें, पाकिस्तान से लाखों की तादाद में हर माह लोग जा रहे हैं। कुछ गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, कुछ कानूनी तरीके से। निगरान साहब कह रहे हैं कोई मसला नहीं, जाते हैं तो जाने दें। कौन कह रहे हैं? काकड़ साहब कह रहे हैं। काकड़ साहब का मसला नहीं है ना। काकड़ साहब को कौन सा वोटों से मुंतखब किया है हमने, और काकड़ साहब के कौन सा को बाप का कुछ जाएगा। काकड़ साहब को तो बिठा दिया गया है, और उसके बाद वो अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं। कभी वो सेल्फियाँ ले रहे हैं वाशरूम में जाके, कभी वो कहते हैं कि इसराइल ये करे। भाई आप फ़लस्तीन की बात करो, इसराइल को हम तस्लीम ही नहीं करते। मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इसराइल के बारे में इस तरह से बात कैसे करता है कि जैसे हम उसे कोई खुदा न खास्ता हम उसे मान चुके हैं। खान साहब के ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि इसराइल को तस्लीम करें। नहीं, उन्होंने कभी प्रेशर नहीं लिया, चूँकि वो यकसू थे। उन्हें पता था कि पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म से रहमतुल्लाह अलैह से लेके आज तक एक मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के इशू के हवाले से। इसीलिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो ख़िताब किया था, वहाँ भी डट के उन्होंने फ़लस्तीन के इशू पे बात की थी। तो वो बिल्कुल यकसू थे। ये सारा प्रोपेगेंडा था। सारी दुनिया को पता है कि ख़ान को उसके असूलों से हटाया नहीं जा सकता, ख़ान को झुकाया नहीं जा सकता, ख़ान को ख़रीदा नहीं जा सकता। इसी पादाश में तो वो जेल में है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो वो आज भी प्राइम मिनिस्टर हो। हमास और इसराइल की जो अभी जंग जारी है, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, बहुत क्लियर है कि इसराइल ने बैनुल-अक़वामी मुआहदों की ख़िलाफ़ वर्जी की है, और अमेरिका अपने इस नाजायज़ बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए हर करारदाद को जो इसराइल के ख़िलाफ़ हो उसको वेटो कर देता है। क्या उसको ऐसा करना चाहिए? ये दुनिया के हर कानून और हर अखलाकी जो मैनर हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनके ख़िलाफ़ है। अब फ़लस्तीनियों के इलाक़ों में नाजायज़ बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, बाड़ लगाई जा रही है। इसराइल डे टू डे अपना फर्दर पेशकदमी कर रहा है। इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए अगर बाहर इस्लामी दुनिया कुछ नहीं करती, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करती, तो फ़लस्तीनियों को तो कुछ करना पड़ेगा। हमास ने बिल्कुल ठीक किया, अपने राइट का इस्तेमाल किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखें, वैसे भी तो वो बमबारी से मर रहे हैं, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम लड़के और रिटेलिएट करेंगे। तो इसमें क्या गलत है? पाकिस्तान में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या नहीं? देखिए, ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में पूछा जाता है, बदकिस्मती है। दुनिया के हर मुल्क में एक सिस्टम है, सबको पता है कि ख़ास पीरियड के बाद इलेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस डिबेट में पड़े हुए हैं कि इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जैसी गवर्नमेंट गई थी उसके बाद एक डेट अनाउंस हो जाए। आर्टिकल 6 क्यों नहीं लग रहा?
आर्टिकल 6 तो उन पे नहीं लगा जिन पे लगना चाहिए था, जिन पे हकीकत में लगना चाहिए था। देखें, इस मुल्क में तब्दीली अब आई है, लोगों को शऊर अब आया है कि उनके साथ हुआ क्या है, उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ और किसने किया? किसने किया। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें अब उनको समझ आ रही हैं, इसीलिए वो ख़ान के साथ डट के खड़े हुए हैं। और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हवाले से ये चीज़ें क्लियर हैं कि इनको शिकस्त नहीं दी जा सकती, ये इलेक्शन डिले करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है इनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ इतनी सी बात है कि जुल्म की रात हमेशा रहने वाली नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान ने जो आज फ़ैसला किया है कि हमने रूल ऑफ़ लॉ के साथ रहना है, हमने हर उस शख्स की मुखालफत करनी है जो हमारे हकूक़ को सल्ब कर रहा है, इस बात पे डटे रहें। ये वक्त बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, इंशाअल्लाह एक नया सवेरा होगा। और मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, मैं ये बात करता हूँ कि लोगों को उनका वो राइट मिलेगा जिसके तहत वो अपने हुक्मरानों को मुंतखब कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। फ़ी ईमान अल्लाह।